बच्चों, आज हम अपने उत्तकों के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने सरल स्थायी उत्तकों के बारे में जाना। पौधों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। और सरल का मतलब होता है कि उनकी सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं। इनमें हमने अभी तक 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था: पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पर ये सभी संभरण उत्तकों की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं पौधे को सहायता प्रदान करते हैं या आधार प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम ऐसे सरल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे जो पौधे की रक्षा करते हैं, जो पौधे को पूरी तरह से उसकी पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है ये सरल उत्तक ही, और इन्हें कहते हैं संरक्षी उत्तक। आप इसे रिलेट कर सकते हैं हम अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हैं इन्हें। जैसे हमारे पूरे शरीर पर त्वचा हमारा जो है ये बाहरी परत है, और हमारे शरीर के अंदर के जो इम्पोर्टेंट अंग हैं जिनकी रक्षा करना जरूरी है, उन पर भी त्वचा की परतें रहती हैं। तो इसी प्रकार पौधे के शरीर की रक्षा करने के लिए भी कुछ संरक्षी उत्तक होते हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। ये भी 3 प्रकार के हैं। आपके इसमें आएंगे एपिडर्मिस, एक आएंगे स्टोमेटा, और एक आएगा कॉर्क। तो इसका भी आप वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे अब तक कि कौन कौन कितने कितने प्रकार हैं। तो एक बार एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं अभी आपको इसके बारे में भी एक पूरा माइंड मैप बना के दिखाऊंगी। तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा कौन कौन किस किस कैटेगरी में है। पर पहले हम इनके बारे में जानते हैं, ये 3 संरक्षी उत्तकों के बारे में। तो सबसे पहले हैं आपके एपिडर्मिस। ये बिल्कुल हमारी त्वचा की तरह हैं। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह की जो कोशिकाएं हैं, वो जिस कोशिकाओं की परत से ढकी होती हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो आप इसे एपिडर्मिस को पौधों की त्वचा भी कह सकते हैं, है ना। पूरे जो सारे जितने हिस्से हैं उनकी बाहरी परत की कोशिकाएं, और इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस है, और यहाँ ये ऊपर की तरफ भी ये चपटी चपटी जो आपको कोशिकाएं नजर आ रही हैं, ये सब यहाँ पे पत्ती का एक दृश्य शो किया हुआ है, ये सब एपिडर्मिस हैं। अब होता क्या है, आपने कभी देखा है कि पत्ती के ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है या हम उन पर पानी का छिड़काव करते हैं, तो क्या पत्ती बिल्कुल कागज और कपड़े की तरह एक सिकुड़ सी जाती है और निचोड़ी जा सकती है? ऐसा नहीं होता ना। उसकी सतह बिल्कुल चपटी बनी रहती है, और थोड़ी देर के बाद पानी बह करके नीचे भी आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस एपिडर्मिस पर बाहरी हिस्सों पर जल प्रतिरोधी परत बनी हुई होती है, जो क्यूटिकल कहलाती है। ऐसा हमारे नाखूनों पर भी होता है। कई बार आपने बेटा नेल से रिलेटेड कोई बात सुनी हो या देखी हो, तो उस पर क्यूटिकल वर्ड आ रहा होता है। लड़कियां तो खासकर जानती होंगी क्यूटिकल। क्यूटिकल एक जल प्रतिरोधी परत होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसकी वजह से पानी से रक्षा हो जाती है पत्तियों की, बाहरी भागों की, पौधे के बाहरी भागों की। और इसी क्यूटिकल पदार्थ के अंदर अगर जल रोधी पदार्थ, मतलब बहुत ही ज्यादा जो पानी को बिल्कुल बाहर निकलने से रोक दे, ऐसा पदार्थ जो मोम जैसा हाथ लगाने पर ऐसे थोड़ा चिपचिपा सा लगे, और ऐसा मरुस्थलीय पौधों में होता है, तब हम इसे क्यूटिन कहते हैं। यह पौधों की जल हानि और परजीवी कवक, कवक आपको पता है एक प्रकार के सूक्ष्म जीवी हैं जो किसी और के शरीर से अपना पोषण लेते हैं। तो इन सबसे वह उनकी रक्षा करता है क्यूटिन। तो क्यूटिकल ही क्यूटिन कहलाता है जब ये मोम जैसा हो जाता है और इसमें जल रोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब ये जो एपिडर्मिस की क्यूटिकल है, ये वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी को बाहर जाने नहीं देती। जड़ों की अगर एपिडर्मिस कोशिकाएं होंगी तो ये पानी को सोखती हैं, और इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध, मतलब कि इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे जड़ों के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं आपको इसका एक चित्र भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आपका एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, और ये हैं जड़ों वाले एपिडर्मिस जिनमें आपको ये बाल जैसे प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं। ये बाल जैसे प्रवर्ध होने की वजह से जड़ें आसानी से पानी मिट्टी से सोख पाती हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा एक बार अपनी वर्कशीट पर चलते हैं और अब स्टोमेटा के बारे में। तो इस प्रकार जो एपिडर्मिस पर ये बाल जैसे प्रवर्ध थे, जिनसे कि जड़ों के पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसका मैंने अभी आपको एक चित्र दिखाया था। अब हम दूसरे संरक्षी उत्तक यानी कि स्टोमेटा और रंध्र के बारे में जानते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों के एपिडर्मिस यानी कि उसके नीचे वाली जो एपिडर्मिस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हें वृक्क के आकार, वृक्क मतलब कि किडनीज के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं।
जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। और इन रक्षी कोशिकाओं का कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना होता है। यहाँ पर ये छोटा सा दिखाई भी दे रहा है। मैं आपको इसका एक बड़ा चित्र दिखाती हूँ और फिर हम स्टोमेटा के कार्य पर चर्चा करेंगे। ये आप स्टोमेटा का चित्र देख रहे हैं। इसमें आप, जैसे अभी हमने वहाँ बात की थी आपकी, जैसे वर्कशीट में लिखा हुआ था कि ये छोटे छोटे छेद हैं इस प्रकार से, और ये इन्हें रक्षी कोशिकाएं घेरे हुए हैं। ये जो साइड में वृक्क के आकार की, राजमा के दाने जैसी, क्योंकि वृक्क मतलब हमारी किडनीज भी राजमा के दाने जैसी दिखाई देती हैं, राजमा के आकार की होती हैं, राजमा की आकृति जैसी होती हैं। तो उसी प्रकार से ये रक्षी कोशिकाएं भी हैं। जैसे इन्हें यहाँ लिखा हुआ है गार्ड सेल, जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे रक्षी कोशिकाएं। स्टोमेटा जो है वो तो एक छिद्र है, एक छेद है, और ये जो रक्षी कोशिकाएं हैं इनका काम होता है स्टोमेटा को बंद करना या खोलना। इस समय पर स्टोमेटा बंद है, और ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये छेद यहाँ पर खुला हुआ है, स्टोमा यहाँ पर ये खुला हुआ है, स्टोमेटा ये वाला छेद खुला हुआ है और यहाँ बंद है। ये जो बड़ा सा आप बीच में ये देख रहे हैं, किसी किसी में ये सफेद रंग से दिखाया होता है, ये है आपके वैक्यूल यानी कि रसधानियां, जहां पर की भोजन और पानी का भंडारण किया जाता है। ये आपका जो पर्पल से कलर का गोल है ये आपका केंद्रक हो गया। और ये जो छोटे छोटे हरे हरे रंग के आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल होता है। आपको पता है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नाम के कोशिका अंग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्टोमेटा का ये चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसका ये खुला हुआ और ये बंद चित्र, एंड विद लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग करे बिना तो कोई डायग्राम वैसे भी पूरा नहीं है। तो इस तरह के चित्र भी आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। और स्टोमेटा के कार्य, तो इसके बारे में हम वर्कशीट पे चलते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो ये स्टोमेटा के जो कार्य हैं वे हैं, दो कार्य हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, इस तरह से आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके पॉइंट्स डाल देंगे, पॉइंट 1। और वाष्पोत्सर्जन करना, मतलब इन्हीं छेदों से पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है पौधों में, वो वाष्प बन के बाहर चला जाता है हवा में। तो वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान, मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, वो इन्हीं छेदों द्वारा होता है। रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है और ना ही प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है। अब हम जानेंगे कॉर्क के बारे में। कॉर्क जो है ये तीसरे प्रकार के संरक्षी उत्तक हैं। पौधों में लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाती हैं। कि जैसे जैसे पौधा, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, उसके जड़ और तने वाली, सिर्फ जड़ और तने वाली ही जो कोशिकाएं हैं वे बदल जाती हैं। वे बहुत सारी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। आप देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी परतें इस तरह से दिखाई हुई हैं। मैं इसका बड़ा चित्र भी अभी आपको दिखाऊंगी। और कॉर्क की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नाम का रसायन, ये सुबेरिन, आपको याद होगा हमने स्क्लेरेनकाइमा में भी एक रसायन का नाम पढ़ा था जिसका नाम था लिग्निन, याद आया होगा आपको। और जो कॉलन काइमा थे उनमें पेक्टिन नाम का रसायन, जो उनके किनारों किनारों की पेक्टिन, ये जो हैं ये रसायनों के नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉर की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नाम का रसायन जम जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। और यही सुबेरिन की वजह से ये जो छाल है ये हवा और पानी के लिए अभेद बनता है, यानी उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तो इस प्रकार कॉर्क, स्टोमेटा और एपिडर्मिस, ये तीनों ही पौधे के लिए संरक्षी उत्तक, यानी कि उसकी रक्षा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो कॉर्क हवा पानी से रक्षा कर रहा है, एपिडर्मिस पूरी तरह से उसको परत बना करके ढक रहा है, जैसे जल रोधी पदार्थ उसमें, ये क्यूटिकल और क्यूटिन मरुस्थलीय पौधों में, तो ये जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करता है। स्टोमेटा आप देख ही रहे हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन और गैसों के आदान प्रदान में काम करता है। तो इस प्रकार से भी पौधा जो है अपना भोजन बना पाता है। स्टोमेटा नहीं होते तो गैसें कैसे अंदर बाहर आती जाती। तो ये तीनों ही संरक्षी कोशिकाओं की, संरक्षी उत्तकों की कैटेगरी में आते हैं। अब हम एक बार मैं आपको कॉर्क का बड़ा चित्र दिखा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्क का बड़ा वाला एक चित्र है, एक रियल पिक्चर है। ये आपकी कॉर्क है, जो आप देखते हैं ना, जैसे वृक्ष बड़ा होता जाता है तो कोशिकाएं जो हैं ये कॉर्क का रूप ले लेती हैं। और उस रसायन का नाम जरूर याद रखिएगा, सुबेरिन, जो इनकी कोशिकाओं के बीच में जाकर के जमा हो जाता है और कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं।
पहला प्रश्न है, संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, इन ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो संरक्षी उत्तक वही एपिडर्मिस, आपके स्टोमेटा और कॉर्क, 3 प्रकार के हैं। और स्टोमेटा जो हैं ये पौधे को पूरी तरह से एक परत बना करके ढके रहते हैं। स्टोमेटा आपके पत्तियों में पाए जाते हैं, यहाँ लिखा ही हुआ है। और कॉर्क जो है ये जड़ और तने में मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस हर तरफ है, ये एपिडर्मिस हर तरफ है। एपिडर्मिस के कार्य क्या है कि त्वचा की तरह, हमारी त्वचा की तरह ये पौधे को परत बना करके ढके रहते हैं। और इनके ऊपर एक क्यूटिकल, ये जरूर वर्ड आएगा आपका, क्यूटिकल नाम के पदार्थ की परत होती है जो इनकी पानी से रक्षा करता है। ठीक है। दूसरी बात है, स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित है? दोबारा ये चीज रिपीट हो गई, तो ये पत्तियों के निचले हिस्से के एपिडर्मिस में होते हैं। ये एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। इनके 2 कार्य लिखिए, तो मैंने यहाँ आपको पहले ही बताया था कि गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल से और वाष्पोत्सर्जन करना, ये दूसरा कार्य हो गया। कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है? तो कॉर्क की कोशिकाओं के बीच सुमेरिन नाम के रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है और यही इसके सख्त होने का कारण है। इससे क्या फायदा हो रहा है कि सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि पेड़ की छाल जो है उस पर हवा और पानी का असर नहीं पड़ता। यही कॉर्क का कार्य है। इस प्रकार वो पौधे की रक्षा करता है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में ये सारे जो हमने पादप उत्तकों के बारे में पढ़ा है अभी तक, सरल स्थायी उत्तकों तक, उसका एक फ्लो चार्ट बना करके दिखाती हूँ, जिससे आपके माइंड पे वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, कौन किसका हिस्सा है, कौन किसके अंतर्गत आता है, किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ हुआ है। तो आइए जानते हैं हम उस फ्लो चार्ट को कि पादप उत्तक 2 प्रकार के हैं। आप साथ साथ अपने माइंड में रिकॉल करते जाइए कि ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं। एक होते हैं विभज्य उत्तक, जो कि विभाजन करते रहते हैं जब तक पौधा जीवित रहता है, विभज्य उत्तक। और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक, जो कि विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। अभी तक हमने सरल के बारे में पढ़ा है कि ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं, और जिनकी अलग अलग प्रकार की होती हैं वो जटिल में चले जाते हैं। अब सरल भी जो हैं उसमें भी आगे 2 प्रकार हैं। एक है संभारण, यानी कि जो पौधे का आधार बनते हैं, पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। और दूसरे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, संरक्षी उत्तक। तो संरक्षी उत्तक 3 प्रकार के हैं, ये भी अभी आज आपने जाना है। और पिछली वर्कशीट्स में, पिछले वीडियोस में आपने जाना था कि संभारण उत्तक भी 3 प्रकार के थे, पैरनकाइमा, पैरनकाइमा, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर कॉलनकाइमा, और तीसरे थे आपके स्क्लेरनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। ठीक है। और यहां पर आपने आज क्या पढ़ा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। ठीक है। तो इस प्रकार पादप उत्तकों की विभिन्न वर्ग कैसे हैं, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फाइन। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगली वर्कशीट में हम, अगले वीडियो में हम जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया होगा। आई होप बेटर अंडरस्टैंड किया होगा आपने। ध्यान से सुनेंगे बेटा तो हर चीज़ आपको ईजी लगेगी। और दूसरी बात ये कि अगली वर्कशीट तक आने तक पहले आप पिछले जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए, कर लेना चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में इजी रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।